हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, आज हम अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। क्लास 11th क्लास 12th ये सब्जेक्ट दोनों में है, बट एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है, कितने तरह के अर्थशास्त्र होते हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम बहुत ब्रीफ में और बहुत अच्छे से जानेंगे और बहुत सरल भाषा में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, अर्थशास्त्र एक ग्रीक शब्द से बना है। अर्थशास्त्र ये जो वर्ड है ये एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। तो ग्रीक शब्द है क्या, ओइकोस निमीन ये शब्द है। मतलब क्या होता है, ओइकोस का मतलब होता है घरेलू, निमीन का मतलब होता है नियम, सिद्धांत या प्रबंधन, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो कई बार ना जिस लाइन में उस वर्ड को यूज़ किया गया है ना, उस हिसाब से उसकी मीनिंग हल्का सा डिफर हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से मैंने 3 लिख दिया। कई बार इसका बिल्कुल नियमन का मतलब होता है सीधा नियम, कई बार उसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है, प्रबंधन को भी हम कह देते हैं, कई बार किसी सिद्धांत को कह देते हैं रूल। तो ऐसे इसका मीनिंग थोड़ा सा वेरी करता है चीज़ों में। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ओइकोस नियमन हमने देख लिया, इसका मतलब होता है घरेलू, इसका मतलब होता है नियम, सिद्धांत या प्रबंधन। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, मतलब है अर्थात घरेलू नियम या किसी घर को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सिद्धांत या फिर नियम। अच्छा, घरेलू नियम जो दे रखा है ना, ये मेरे घर की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। घरेलू नियम का मतलब है कि ये घर की भी बात कर सकता है, किसी देश की भी बात कर सकता है, किसी मोहल्ले की भी बात कर सकता है। हम जिस भी चीज़ की अर्थव्यवस्था निकालना चाहे या अर्थशास्त्र हम जिस भी चीज़ का पढ़े, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो घरेलू करने का मतलब कि हम जिस चीज़ का निकाल रहे हैं उसका। तो फॉर एग्जाम्पल अब जब घरेलू आ ही गया तो घरेलू वर्ड से ही समझ लेते हैं। किसी घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ नियम चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, पैसा किस हिसाब से खर्च किया जाएगा, किस वस्तु को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा कि हम इस पे पैसा खर्च करें या फिर इसको छोड़ दें, नेक्स्ट टाइम का भी खर्च करेंगे इस पे। जैसे कई चीज़ें होती है, जैसे मेरे को जस्ट कहीं घूमने जाना है, तो घूमने जाना है तो ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि अपनी प्राइमरी ज़रूरतों को छोड़ के हम घूमने जाने के लिए पैसे इकट्ठा करें, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? ये सारी चीज़ें जानना क्या होता है, एक घर के नियम है, ठीक है ना। तो उसी नियम के तहत हम जब पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि देखो पैसा हमारे पास सीमित है, असीमित पैसा नहीं है, ठीक है ना। लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें यहाँ पे भी ज़रूरत है और यहाँ पे भी ज़रूरत है। इन ज़रूरत में से बांटने को ही कहते हैं कि घर के नियम के तहत चलना, ठीक है। तो घरेलू नियम या किसी घर को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो नियम और सिद्धांत होते हैं, किसी भी घर को या किसी देश को या किसी मोहल्ले को, किसी राज्य को, किसी भी जगह को अगर व्यवस्थित ढंग से चलाना है तो एक नियम के तहत काम करना पड़ेगा। सब कुछ उस नियम के तहत ही होगा तो ज़्यादा सही रहेगा, बजाय कि हम आज कुछ कर ले कल कुछ कर ले, ऐसा कुछ रहेगा तो फिर वो व्यवस्थित ढंग से नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसकी परिभाषा एक बारी संधि विच्छेद देख लेते हैं। अर्थशास्त्र संधि विच्छेद बहुत साफ है, अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, शास्त्र का मतलब विज्ञान, धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र को अगर संधि विच्छेद करके हम पढ़े तो क्या मिलेगा हमें, धन का विज्ञान। अभी धन क्या होता है, धन मतलब सिर्फ पैसा। देखो धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है। अच्छा एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी है जिसके पास पैसा तो फिलहाल नहीं है अभी, मतलब रुपया नहीं है कैश में, लेकिन उसके पास बैंक बैलेंस बहुत है। और चलो बैंक बैलेंस भी नहीं है, फॉर एग्जांपल चलो बैंक बैलेंस भी नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, ठीक है, जमीनें बहुत है, बहुत सारे गहने जेवर हैं, बहुत सारे हीरे जवाहरात, जो मर्जी कह लो, पैसे को छोड़ के जितने भी धन में आते हैं वो सब है। 36 जगह पे घर है उसके, विदेशों में भी उसके घर हैं, और तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या उसको धनवान नहीं बोलेंगे, उसको भी तो धनवान बोलेंगे, उसको रिच पीपल बोलेंगे। तो धन का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, उसकी वेल्थ कितनी है, टोटल उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, उस चीज़ की या उस आदमी की टोटल मार्केट में वैल्यू कितनी है। जब भी हम किसी कंपनी को तौलते हैं तो कंपनी की वेल्थ देखी जाती है कि उस कंपनी की आज की डेट में कितनी वैल्यू है। इस पूरे को धन बोलेंगे, हम सिर्फ कैश को धन नहीं बोलते। उस आदमी की कितनी वेल्थ है ये सारा धन में ही आता है कि उसके पास कितना धन है, ठीक है। तो धन का मतलब सब कुछ आ गया, सिर्फ मैं पैसे या सिर्फ कैश की बात नहीं कर रहा हूँ।
शास्त्र का विज्ञान, धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान। थोड़ा सा हमें हिंट मिल रहा है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब धन का विज्ञान है तो धन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। अब धन से रिलेटेड कैसे पढ़ेंगे? तो जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होंगे हमें पता चलता जाएगा कि हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बारी। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव की असीमित आवश्यकताओं और उपलब्ध सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग के बीच संबंध का अध्ययन कराता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट पहले इसको समझ लेते हैं। क्या बोला मैंने? कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, ऐसी पुस्तक है जो ये बताता है कि हमारे पास जो सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, उनको हम किस प्रकार यूज करें। ठीक है, अगर मैंने जैसे घर का एग्जाम्पल लिया था अभी, घर के एग्जाम्पल में इनकम तो लिमिटेड है। इनकम तो ऐसा नहीं है कि आज 5 लाख आ गई है, अगले बार सीधा 50 लाख आ जाएगा, या आज 10,000 आ गया, अगली बार सीधा 30-40 हज़ार 50,000 आ जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, लिमिटेड है। 10 आए तो हो सकता है 11 आ जाए, या फिर 12 आ जाए, या फिर हो सकता है 9 भी आ जाए, मतलब वेरी करेगा आसपास 1-2 हज़ार का ऊपर नीचे। तो ये तो लिमिटेड है। अब लिमिटेड है तो फिर हमारे खर्चे तो अनलिमिटेड है। हमारी आवश्यकता, जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो इच्छा है वो तो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड इच्छा को पूरा करने के लिए सीमित संसाधन में हम कैसे यूज़ करें, सीमित संसाधन का यूज़ किस प्रकार करें कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाएं पूरी हो जाए। ठीक है ना, जैसे आप अपनी बंदी को घुमाने के लिए लेके गए, अब आपके जेब में है 500 रुपये और आप चाहते हैं कि मैं मैकडी में बिठाऊँ, ये भी खाऊँ, ये भी खाऊँ, ये संभव नहीं है ना, आपके पास पैसे नहीं है उतने। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको कि या तो आप मैकडी में चले जाओ, या नहीं तो आप किसी ऐसी जगह चले जाओ, एक एवरेज सा, बहुत गिरा हुआ भी नहीं, वरना पता चला अगली बार से आपको घूमने ही ना आए आपके साथ वो। तो एक एवरेज सा जगह पे आप जा सकते हो, कहीं आप घूम भी सकते हो, थोड़ा सा पैसे लगा के इधर से उधर जा भी सकते हो सकता है कि 100-150 रुपये आपके फिर भी बच जाए, ना बचे तो फिर भी 500 तक में आपका अच्छे से हो जाएगा, आपकी इमेज भी बरकरार रहेगी। तो इसमें हुआ क्या कि आपने बाकायदा माइंड में प्लानिंग करी, प्रबंधन किया कि कैसे मेरे को पैसा यूज़ करना है, कहाँ पे जाऊँगा, कैसे क्या करना है, सारा पैसा यूज़ कैसे करना है। तो इसी चीज़ को, जो आपने पैसे का जो प्रबंधन किया ना, यही चीज़ अर्थशास्त्र में सिखाया जाता है। यही चीज़ अर्थशास्त्र में सिखाया जाता है कि किस प्रकार प्रबंधन करें कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, रिसोर्सेज में पैसा भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, या कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल एक बिजनेस का भी ले लेते हैं। बिजनेस के पास 1 महीने में रॉ मटेरियल होता है ना, जिससे कच्चा माल, फिर हम उससे अच्छी माल बनाते हैं जो दुनिया खरीदती है, तो कच्चा माल है। 10,000 रुपये का कच्चा माल आता है 1 महीने में। ठीक है, बिजनेस तो चाहता है और लेना कोई फैक्ट्री, लेकिन आगे से मना है कि नहीं, तुम्हें इससे इतना ही माल मिलेगा। ठीक है, अब उसी 10,000 में उसको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, जितना वेस्टेज करेगा प्रोडक्ट कम बनेगा। अब वो क्या चाहेगा कि इस 10,000 में ऑप्टिमम यूटिलाइज करूँ, इस रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करूँ, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट सारे बना लूँ, वेस्टेज ना जाने दो हल्का सा भी। तो ये इसके लिए तो उसको पहले प्रबंधन करना पड़ेगा, अपने जो भी वर्कर हैं उसको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, नॉलेज देनी पड़ेगी बाकायदा कि तुम इस कपड़े को यहीं से काटना, आगे पीछे काटोगे वेस्ट हो जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा। तो बाकायदा सारा का सारा प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो वही चीज़ हम सारी की सारी चीज़ें हम अर्थशास्त्र में समझने वाले हैं कि कैसे कोई बिजनेस रन करता है, कैसे क्या, धीरे धीरे सब कुछ हम समझेंगे, बहुत डीपली नहीं, ऊपर ऊपर से, क्योंकि बिजनेस तो आपका एक अलग सब्जेक्ट भी होगा, कॉमर्स वाले अगर हो आप तो थोड़ा सा देखते हैं क्या है दोबारा से, कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव की असीमित आवश्यकता, क्योंकि देखो आवश्यकता जो है ना, आदमी की इच्छा जो है ना असीमित है। आज मेरे को ये मिल गया ना, तो मेरी डिमांड थोड़ी और ऊपर तक जाएगी। आज मैं अगर 10,000 रुपये कमाने लगा तो मैं सोचूंगा यार 15,000 कब कमाऊंगा। आज अगर मैं 15,000 कमाने लगा तो फिर मेरी डिमांड जो है ना 20,000 पे चली जाएगी। तो डिमांड जो है ना बढ़ती जाती है, सिर्फ पैसों में ही नहीं, हर चीज़ में। तो असीमित आवश्यकताओं और उपलब्ध सीमित संसाधन हमेशा उपलब्ध है सीमित मात्रा में। फिर चाहे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल ले लूँ या पूरे देश के लेवल पे ले लूँ, देश के लेवल पे भी सीमित संसाधन ही है। अब पेट्रोल सबको पता है, पेट्रोल सीमित ही है, असीमित नहीं है, एक टाइम पे जाके खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, देश के लेवल पे भी तो चीज़ें सीमित है। तो वो चीज़ कि सीमित संसाधनों के बीच हम अपनी असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, किस विकल्प को छोड़े और किस विकल्प को पकड़ ले, उसको कहते हैं
उसके बीच में ही जो अध्ययन कराता है ना कि किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, किसको कितना छोड़ना है, किसको कितना पकड़ना है, इसी चीज का जो बताता है ना, अध्ययन कराता है, वही है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ही इसकी जानकारी देता है कि आपको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और किसको कम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ताकि ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से होगा उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके, समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। देखो तीनों के तीन मतलब हैं। तीन लोग हैं यहाँ पे, एक तो वो जिसने वस्तु खरीदा, एक तो वो जिससे वस्तु खरीदा, जिसने वस्तु खरीदा वो उपभोक्ता। वो क्या चाहेगा? मैं 500 रुपये में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकूं, या फिर मेरे पास अगर इतने रुपए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर सकूं, बिल्कुल भी वेस्ट ना जाने दूं पैसा। ठीक है, तो वो हो गया उपभोक्ता। उत्पादक क्या चाहेगा कि मैं ज़्यादा से, मेरे पास इतनी वस्तुएं हैं, 10,000 का माल मैं बना सकता हूँ, इसी 10,000 के माल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमा लूँ। उपभोक्ता तो, उत्पादक तो यही चाहेगा। समाज क्या चाहेगा? समाज, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो ये चाहेगा कि मेरे समाज का कल्याण हो। ठीक है, मेरे समाज का कल्याण हो। अब यहाँ पे मैं देश की बात कर रहा हूँ, समाज में हम सब हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारा रोड भी बने, हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगे तो हमारे ज़मीन के रेट महंगे होंगे, हम सब चाहते हैं कि आसपास सब मार्केट बने, कहीं पे हॉस्पिटल रहे, कहीं पे कुछ, सारी सुविधाएं हमारे आसपास रहे। ये सारा का सारा जो समाज है ना हमारा, इसका कल्याण हो, बहुत अच्छे से कल्याण हो। तो ये तो सबकी डिमांड है। अब जब सबकी डिमांड है तो यहाँ पे तीन लोगों की क्या डिमांड थी? उपभोक्ता चाहता है कि मेरे पैसे बचे, और पैसे बचे या फिर उतने ही खर्च हो तो मैं सबसे ज़्यादा संतुष्ट हो जाऊँ उस पैसे से। 500 रुपये खर्च करूँ ना, तो 500 रुपये में जितना अधिक से अधिक संतुष्ट हुआ जा सकता है उतनी संतुष्टि मिले मुझे। उत्पादक क्या चाहता है? उत्पादक चाहता है कि लाभ मेरा अधिक हो जाए। अगर मैं 10,000 की वस्तु बना रहा हूँ तो मैक्सिमम लाभ जितना हो सकता है वो मुझे मिले उस 10,000 की वस्तु से। और समाज क्या चाहता है कि उसका कल्याण सबसे ज़्यादा हो। तो हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा देख ली, हमने अर्थशास्त्र का संधि विच्छेद देख लिया, क्या मतलब है अर्थशास्त्र का। अब देखते हैं अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छे से पता होगा क्योंकि आपकी ये किताबों का ही नाम है। 11th में व्यष्टि है और 12th में समष्टि है, तो आपकी किताबों का नाम है तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। अर्थशास्त्र के 2 भाग हैं, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। देखो नाम में ही हिंट है, इनके नाम में हिंट मिल रहा है। क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि से व्यक्ति, समष्टि सब, समष्टि में सब, व्यष्टि में व्यक्ति। ठीक है, हिंट मिल गया ना। तो अब पढ़ते हैं आगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या कहता है? यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है, यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है, क्योंकि 2 शाखाएं हो गई ना, एक ये और एक ये, अर्थशास्त्र की 2। तो यह अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक उत्पादक या एक उपभोक्ता के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई का मतलब है किसी व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत आदमी का, व्यक्तिगत किसी भी एक का, कोई भी एक, उसका जब हम कुछ अध्ययन करते हैं कि कोई एक बिजनेस है, चलो कोई एक बिजनेस है, कोई एक परिवार है, देश में कोई एक फील्ड है। ठीक है, देश में कोई एक फील्ड का मतलब कि कोई कहीं पे एक खदान है, सिर्फ हम उस खदान की बात करें। जैसे KGF आपने मूवी देखी है, KGF मूवी सही में एक खदान है, कोलर गोल्ड फील्ड, ये साउथ में है और ये अब बंद हो चुका है नहीं, था सही में, तो ये बंद हो चुका है। अगर मान लीजिए मैं KGF के पर्सनली KGF के बारे में पढ़ूं कि KGF में कितना सोना निकलता था, कितना टाइम लगता था, कितना खर्चा लगता था, कितना कहाँ को जाता था, निर्यात कहाँ होता था, ये सारी चीज़ें अगर पढ़ूं, एक टाइम पे 95% सोना निकलता था KGF से, भारत का 95% सोना KGF से निकलता था। और जैसा मूवी में दिखाया गया है उतना नहीं, लेकिन बहुत हद तक वो सही में इतना डेंजरस था। क्यों था डेंजरस?
6000 के आसपास लोग भी मरे हैं उसमें। क्यों मरे हैं? एक टाइम के बाद ना सोना ऊपर की परत से निकल जाता है, तो आपको बहुत गहराई तक खोदना पड़ता है सोना निकालने के लिए। अब इतना बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं कि हम गहराई के लिए मशीन अलग तरीके से लाएं, तो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी कि हम गहराई से निकालें, लेकिन लालच तो निकालना ही था, लालच तो है ही कि इतना सोना है। तो इसमें बहुत लोगों की जान भी जाती थी, 6000 के आसपास लोग मरे भी थे उसमें, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक में। एक बारी में 6000 नहीं मरे थे, धीरे धीरे कभी 1 कभी 2 ऐसे घटनाएं होती थी तो मर जाते थे। और KGF एक मतलब एकदम से बंद हो गया था। KGF ऐसा कुछ होता है ना, कई फैक्ट्रियां बंद होती है तो आपको पहले बताया जाता है, 1-2 साल तक उस पर नियम आते हैं कि बंद होना चाहिए कि नहीं, बहस होती है, 10 तरह की चीज़ें होती है, क्योंकि उसमें बहुत रोजगार, बहुत लोग काम कर रहे थे उसमें, हजारों लोग। समझिए 6000 आदमी अगर मर ही गए हैं तो कितने लाखों लोग काम कर रहे होंगे उसमें। तो अब पता नहीं लाखों थे कि नहीं थे एग्जैक्ट, लेकिन बहुत हजारों में थे, काफ़ी हो सकता है लाखों भी हो। तो इतने लोग एकदम से बेरोजगार हो गए क्योंकि KGF एकदम से बंद हो गया। ठीक है, मैंने इसलिए इतना सारा कुछ बता दिया क्योंकि अब जब KGF का एग्जाम्पल मेरे मन में आ गया तो मैंने कहा कि कुछ घटनाएं उससे जुड़ी है तो वो आपको बता दिया जाए। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। एक अर्थव्यवस्था में वह शाखा है, ये अर्थव्यवस्था की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों की, कोई भी व्यक्तिगत, कोई एक व्यक्तिगत मतलब कोई एक, जैसे कोई एक उत्पादक या कोई एक उपभोक्ता उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया आर्थिक क्रिया। क्या मतलब है आर्थिक क्रिया का? आर्थिक क्रिया का मतलब है पैसों का लेन देन, वस्तुओं का लेन देन। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए, अपनी जीवन को जीने के लिए जिन भी क्रियाओं को हम करते हैं, जिससे भी हमारा जीवन का निर्वाह होता है, वो सारी आर्थिक क्रिया है। एक किसान फसल उगाता है, वो उसकी आर्थिक क्रिया है। एक उत्पादक चीज़ों का उत्पादन करता है, वो उसकी आर्थिक क्रिया है। जिससे भी उसका जीवन निर्वाह हो रहा है, जिससे भी उसके पास पैसे आते हैं, जिससे भी उसके जीवन में भरण पोषण होता है उसके परिवार का, वो सारी आर्थिक क्रिया में चली जाती है। ठीक है, तो वस्तुओं का लेन देन। एक अर्थव्यवस्था में वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत इकाई किसी एक फैक्ट्री का या किसी एक आदमी का, उपभोक्ता का आर्थिक इकाई का अध्ययन कराता है। कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसलिए मैंने कहा था कि व्यक्ति हमारा हिंट शब्द बन सकता है, ये शब्द हिंट बन सकता है हमें आगे समझने के लिए। ठीक है, हम एक व्यक्तिगत इकाई पे पढ़ते हैं, लेकिन समष्टि में क्या है, इसका जस्ट उल्टा, हम व्यक्तिगत नहीं पूरा पढ़ते हैं। जैसे पूरे में क्या, अभी देखते हैं। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, मैं किसी एक फैक्ट्री का नहीं देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली की बात करूंगा तो पूरी दिल्ली में कहाँ कितने फैक्ट्री हैं, कहाँ से कितने इनकम आती है, कहाँ पे कितने खर्च होते हैं, क्या क्या आर्थिक क्रियाएं हो रही है, इसका क्या परिणाम है, इन आर्थिक क्रियाओं का, कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, हर चीज को पढ़ना होता है समष्टि में। हर चीज को पढ़ना मतलब हम एक फैक्ट्री को ना, एक फैक्ट्री में जो हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना कि कोई एक फैक्ट्री कितना रोजगार दे रहा है, कितने की इनकम कर रहा है, कितने का सोसाइटी में उसका योगदान है, कितने का समाज का कल्याण कर रहा है, कितना पैसा वो बोनस के तौर पे देता है, कितना, एक फैक्ट्री के बारे में सब पढ़ना व्यक्तिगत। और वही एक फैक्ट्री में जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, वही सारी चीज़ें जब हम हजारों फैक्ट्री में एक साथ पढ़ते हैं, वो होता है समष्टि। आगे समझ में कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं हो रही है, लोग अपनी रोजमर्रा की चीज़ों को, ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिस भी क्रियाओं का यूज़ कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उन सारी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कौन कराता है? समष्टि अर्थशास्त्र। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल होंगे रोजगार का स्तर, ये एक टॉपिक है, रोजगार का स्तर। जब भी मैं रोजगार के स्तर की बात करता हूँ तो मेरे माइंड में सीधा आता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी दिल्ली की या फिर किसी स्टेट, मतलब किसी स्टेट की या फिर किसी दूसरे स्टेट की या देश की बात कर रहा हूँ, या हो सकता है पूरे विश्व की बात कर रहा हूँगा। जब भी मैं रोजगार के स्तर की बात करता हूँ तो क्या मैं किसी एक फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ? इस फैक्ट्री में एग्जाम्पल लेता हूँ कि फलाना फैक्ट्री में रोजगार का स्तर बहुत ख़राब है। फैक्ट्री में रोजगार का स्तर कैसे हो सकता है? एक एरिया में होगा, पूरी दिल्ली में रोजगार का स्तर खराब है, या फिर पूरे मतलब बड़े एरिया में होगा,
तो जब बड़े एरिया में होगा तो हम हर चीज़ को मिक्स कर रहे हैं, हर चीज़ को साथ में ले रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ कि रोजगार का स्तर कभी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं होता, कहीं ना कहीं वो पूरा बहुत ब्रॉड माइंडेड होता है। गरीबी, जब भी हम गरीबी देखते हैं तो हम किसी एक उसका नहीं देखते, एक परिवार का, कि एक परिवार तो गरीब है जी। एक परिवार का देखा तो हम व्यक्तिगत में चले गए ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में चले गए ना। एक परिवार से बढ़े तो समष्टि में आ जाओ। जब भी एक परिवार से ज़्यादा का हम देख रहे हैं, एक परिवार से ज़्यादा का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो समष्टि में आ जाओ, वो समष्टि का पार्ट हो गया। तो जब भी हम गरीबी एक से ज़्यादा का देखते हैं, एक से ज़्यादा मतलब ज़्यादा परिवारों का या ज़्यादा लोगों का या हज़ारों लाखों लोगों का, समष्टि में पढ़ेंगे वो हम। भूखमरी एक परिवार की नहीं देखी जाती। अगर तुम एक परिवार के देख रहे हो तो व्यष्टि में जाओ, अगर तुम ज़्यादा देख रहे हो तो समष्टि में आ जाओ। तो भूखमरी एक ऐसा वर्ड है जब हम ज़्यादा लोगों में देखते हैं। हम ऐसा नहीं देखते 5 लोगों में अरे उसकी भूखमरी बहुत ख़राब थी, क्यों, औरों का क्या था, और तो 4 ही लोग थे, वो 5 ही में से तो मैंने देखा था भूखमरी। और 5 में से भूखमरी थोड़ी देखेंगे। भूखमरी देखी जाती है एक बड़े से जगह पे, बड़े से लोगों में, बहुत ज़्यादा लोगों में, तब देखी जाती है भूखमरी कितनी है। तो ये ऐसे टॉपिक है जो समष्टि के एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र का संधि विच्छेद क्या है, अर्थशास्त्र के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। देखो, इकोनॉमी दोनों अलग वर्ड हैं, ठीक है ना। हल्का सा मतलब भी चेंज है, थोड़ा सा मतलब भी चेंज है। तो चलिए देखते हैं कि अर्थशास्त्र हमने पढ़ लिया है, अर्थव्यवस्था देखते हैं क्या है। अर्थव्यवस्था स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, बस फ़र्क इतना है कि अर्थशास्त्र थ्योरी हो गई और अर्थव्यवस्था प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। अर्थशास्त्र थ्योरी हो गई और अर्थव्यवस्था प्रैक्टिकल हो गया। इसको माइंड में हमेशा रखना कि अर्थशास्त्र थ्योरिटिकल चीज़ हो गई जो हम पढ़ते हैं, जिंदगी में अपनाते हैं, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। पढ़ के हमारी ज़िंदगी खराब होगी, उससे अर्थव्यवस्था चेंज नहीं हो जाएगा। अर्थशास्त्र, हमारी ज़िंदगी खराब होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा इस चीज़ को ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था की परिभाषा देख लेते हैं पहले कि क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति और तथा स्तर को प्रकट करने की प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में, मैंने हर क्षेत्र की बात नहीं करी, किसी क्षेत्र विशेष में कोई एक स्पेसिफिक जगह, उस जगह पे जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही है, उस आर्थिक क्रिया का क्या स्तर है, कितना नीचे हो रहा है, वो आर्थिक क्रियाएं किस स्तर की है, वो आर्थिक क्रियाएं किस स्तर की है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक गांव है, स्पेसिफिक गांव है, वहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का जो स्तर है ना वो बहुत गिरा हुआ है। लोग भूखमरी की हालत हो रही है, कर नहीं पा रहे हैं, लोग अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था खराब नहीं है, हमारी अर्थशास्त्र खराब नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था खराब है। अगर मैं उस प्लेस की बात करूं तो हमारा अर्थशास्त्र तो ठीक है, अर्थशास्त्र तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई ना। अर्थशास्त्र क्या खराबी है वहाँ पे, उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे हमारी अर्थव्यवस्था खराब है, ठीक है ना। आपने हमेशा यही वर्ड सुना होगा, कभी ऐसा सुना है कि भारत का अर्थशास्त्र बड़ा ही डमाडोल है, भारत का अर्थशास्त्र आने वाले दिनों में गिरने वाला है, ऐसा सुना है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र क्या गिरेगा, अर्थव्यवस्था गिरेगा। अभी कोरोना के चक्कर में जो गिरा हुआ है या फिर जो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है, अर्थशास्त्र नहीं गया है, अर्थव्यवस्था गया है। अर्थशास्त्र एक थ्योरिटिकल नॉलेज है, अर्थव्यवस्था एक प्रैक्टिकली, उसी थ्योरिटिकल को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। तो किस जो आर्थिक क्रियाएं हो रही है, अपना पेट पालने के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, उस काम का स्तर क्या है, किस तरह का वो काम है, किस तरह का वो काम है, उस काम का स्तर क्या है, किस लेवल का है, किस तरह का है। इस चीज़ की जो बात बताता है कि किस प्रकृति का है, किस लेवल का है, किस टाइप का है, ये बात जो बताता है ना, ये वो अर्थव्यवस्था बताता है, ठीक है। चलो देखते हैं। इसके प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं?
तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय हैं, सीधा ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर प्रथम द्वितीय तृतीय आप तभी कहें जब आपको पता हो प्रथम होता क्या है। आप कह दें कि प्रथम द्वितीय तृतीय और सामने वाला पूछ ले अच्छा प्रथम क्या होता है, फिर आप बोले प्रथम तो प्रथम होता है ना, प्रथम तो प्रथम होता है, और द्वितीय जो है वो द्वितीय द्वितीय होता है। तो ऐसे करके आप नहीं समझा सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम की वैल्यू भी वो मतलब प्रथम का मतलब भी पता होना चाहिए। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था, प्रथम का मतलब है कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था, द्वितीय का मतलब है विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था, तृतीय का मतलब है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था। अब थोड़ा सा एक ब्रीफ समझ लेते हैं क्या है। देखिए कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था क्या होता है, ऐसे आर्थिक कार्य, ऐसे आर्थिक क्रियाएं अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, ऐसे काम जो प्रकृति से रिलेटेड हो। प्रकृति से रिलेटेड मतलब फसल उपजाना, कृषि का, कृषि क्षेत्र फसल उपजाना, फिर वो बहुत सारी चीज़ों का फसल होता है, गेहूं चावल ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कृषि मान लेते हैं एक तरीके से। कृषि क्षेत्र क्या है, प्राकृतिक संसाधन से जब भी हम कोई काम करते हैं और तब लाभ अर्जित करते हैं, प्राकृतिक संसाधन की हेल्प से, उसको कहते हैं कृषि क्षेत्र। उसको सबको कृषि क्षेत्र में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैसे मिट्टी बेच के मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं कुछ निर्माण कर रहा हूँ क्या, मैं वही तो कर रहा हूँ जो करना चाहिए। मैं तो ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स, पेड़ वगैरह बेच के मैं पेड़ वगैरह उगाता हूँ, पेड़ बेच के फिर करता हूँ, तो ये कृषि क्षेत्र में ही आ जाएगा। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वी मतलब दोबारा, निर्माण मतलब कोई चीज़ बनाना या किसी चीज़ का निर्माण करना। जस्ट सपोज अगर मैं लकड़ी लेके आता हूँ तो लकड़ी कहाँ बनेगा, एक फैक्ट्री है जो लकड़ियाँ बनाता है, मतलब लकड़ियाँ आती है उसकी सामान वस्तुएं बनाता है। तो वस्तुएं जो बन रहा है ना, लकड़ी तो देखो आया था, अब यहाँ से दोबारा निर्माण होगा किसी ऐसी वस्तु का जिसकी उपभोक्ता में मांग है, वो उपभोक्ता जिस वस्तु को खरीदना चाहता है, फिर चाहे वो कुर्सी हो, मेज हो, चेयर हो, जो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, सोफा हो सकता है। तो इसको कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र। जो कृषि क्षेत्र में जो उपज आई है ना, कृषि क्षेत्र में जो उपज आई है, इस उपज का यूज करके एक नई वस्तु बना दे। कृषि क्षेत्र में जो उपज आई है, कृषि क्षेत्र में जो पैदावार हुई है किसी भी चीज़ की, उसका यूज करके एक नई चीज बना दे, उसको विनिर्माण क्षेत्र में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र जैसे फैक्ट्रियां वगैरह, जो भी कोई भी काम हो रहा है ना, वो विनिर्माण क्षेत्र का पार्ट है। अगर वो फैक्ट्री मतलब कुछ चीजें बन रही है जहाँ पे किसी एक चीज को रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल का यूज करके एक नई चीज बनी और फिर वो उपभोक्ताओं के पास गई बिकने के लिए, वो विनिर्माण क्षेत्र का पार्ट है। ठीक है, लास्ट है सेवा क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है, देखो सेवा जो है ना, सेवा, जैसे मैं एक एग्जांपल, चलो सेवा वर्ड को ही इंक्लूड कर लेते हैं, सेवा वर्ड से ही एग्जांपल बनाते हैं। आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ठीक है, अब माँ बाप की सेवा करते हैं तो क्या आप सुबह शाम माँ बाप के पास रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो जो करते हैं पानी ला के देते हैं, जो करते, इसको ही सेवा बोलेंगे क्या? हम जो अपने फ़र्ज़ पूरे कर रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं सेवा हुआ ना। जो हमारा माँ बाप के प्रति फ़र्ज़ बनता है या फिर माँ बाप का हमारे प्रति फ़र्ज़ बनता है, ये जो हम पूरा कर रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं सेवा का पार्ट हुआ ना। तो सेवा करना मतलब ये थोड़ी है कि बैठ के और बिल्कुल उनके कामों में लगे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सेवा ना एक अदृश्य चीज़ है, जो होता तो है लेकिन दिखता नहीं। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। एक डॉक्टर है, आपकी तबीयत खराब हो गई, एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई बताई और अपनी फ़ीस ले ली। आपने कहा जी दवाई भी दे दो, उसके पास थी दवाई, मान लेते हैं, उसने दवाई भी दी लेकिन दवाई के एक्स्ट्रा पैसे ले लिए उसने आपसे। हुआ क्या? दवाई के तो उसने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं ना, उसने जो पहले चार्ज लिया था वो चार्ज किस चीज़ का लिया? उसने आपको दवाई बताई थी, सिर्फ उसी का तो चार्ज लिया ना। दवाई देने के तो आपने अलग पैसे दिए उसको। ये जो बताया उसने, इसमें सामान का कुछ लेन देन हुआ? नहीं, सामान का तो कुछ लेन देन नहीं हुआ था तब तक। बाद में मैंने उससे दवाई मांगी थी और दवाई उसने दी तो उसके पैसे मेरे से ले ही लिए थे उसने बाद में, दवाई के अलग से। तो ये जो सलाह दी उसने, इस सलाह के पैसे होते हैं।
ये होता है सेवा देना, सर्विस देना अपनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं कि एक वर्कर अपने मालिक के पास गया काम करने के लिए, सुबह गया शाम को आया, उसका कुछ वस्तु गया क्या? उसने कोई वस्तु दे के आया अपने मालिक को? नहीं, उसने अपना टाइम दिया, अपनी मेहनत दी और अपनी लगन दी, है ना। ये सेवा दिया उसने, मालिक के प्रति उसने अपनी सेवा दी, बदले में उसे पैसा मिला, रकम मिला। आप किसी गाड़ी पर बैठे, गाड़ी वाले ने आपको आपके मनपसंद जगह पे जाके छोड़ दिया, आपने उसको पैसे दे दिए, आपने उससे कोई वस्तु ली क्या? नहीं ली। उसने आपको कोई वस्तु दी या आपने उसको कोई वस्तु दी? नहीं। आपने हालांकि उसको पैसे दिए, तो क्यों दिए? कोई वस्तु का आदान प्रदान हुआ क्या? नहीं, उसने आपकी सेवा करी। उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र, जिसमें हम सेवा क्षेत्र में वो लोग होते हैं जो किसी न किसी, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं भी तो सेवा कर रहा हूँ ना, मेरे को फिलहाल कुछ मिल रहा है क्या ऐसा करके? नहीं। तो ये होता है सेवा क्षेत्र, जिसमें हम वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करते, जिसमें हम वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं करते, हम एक इंटेंजिबल कोई अदृश्य चीज ऐसा करते हैं जिसमें पैसा कमाता है, जिसमें ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें अदृश्य चीजों का लेन देन होता है, ठीक है ना। अदृश्य चीजों का लेन देन मतलब कि मैंने कुछ दिया नहीं लेकिन बदले में मुझे पैसा मिला, उस वे में कह रहा हूँ मैं, ठीक है। एक लॉयर के पास गए, आपने उसको अपना केस पूरा समझाया कि मेरा ये केस है, उसने आपको सलाह दी, आपने उसको पैसे दिए, तो क्या कोई वस्तु का लेन देन हुआ? नहीं। हो सकता है वो आपकी हेल्प भी करे, कोर्ट में जाए या जो भी करे, तो वो सेवा ही तो दे रहा है अपनी, है ना। वो कुछ चीज़ थोड़ी कर रहा है, वो सेवा दे रहा है। तो ये होता है सेवा क्षेत्र, जब हम इंटेंजिबल वस्तुओं में डील करते हैं। इंटेंजिबल वस्तु कहते हैं अदृश्य वस्तु, अदृश्य वस्तु में जब हम डील करते हैं तो उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र पता चल गए। प्राकृतिक संसाधन से जब हम अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हैं उसको कहते हैं कृषि क्षेत्र, फिर चाहे वो जानवर को पालना हो गया या फिर मछली पालन हो गया, मवेशी हो गए, या फिर कृषि, अपना कृषि क्षेत्र में कृषि को इंक्लूड तो करना जरूरी है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। तो ये सारे होते हैं कृषि क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र हमने समझ लिया। क्या विनिर्माण क्षेत्र होता है? जिसमें वस्तुओं का दोबारा से निर्माण किया जाए, उपयोग में आने वाली वस्तु बनाने के लिए। सेवा क्षेत्र, जिसमें सेवा दी जाए, इंटेंजिबल वस्तुओं में डीलिंग किया जाए, अदृश्य वस्तु में डील किया जाए, उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था हमने पढ़ लिया है, इसकी परिभाषा क्या है। एक एग्जाम्पल से अर्थव्यवस्था को भी समझते हैं। चलिए मान लेते हैं मैं बेरोजगारी या फिर रोजगार के स्तर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम से कोई बीमारी आई, कोविड-19 आया, धीरे धीरे सब लोगों को छांट दिया गया, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था डमाडोल होने लगा, कमाई रुक गई, लोगों की आर्थिक क्रियाएं रुक गई, बहुत सारे लोग भूखे मरने लगे। हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं आई है और भगवान करे ऐसी आए भी ना, लेकिन एग्जाम्पल लेने के लिए मैं बस एक ऐसी क्रिएट कर रहा हूँ सिचुएशन कि ऐसा कुछ हुआ और फिर क्या हुआ। फिर क्या हमारी अर्थशास्त्र चेंज हो गई? नहीं, हमारी अर्थशास्त्र तो वही रही ना। अर्थशास्त्र में क्या चेंज आएगा? वो तो एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र तो हमें बताता है कि हमें ऐसे करना चाहिए, बस। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि हमें ऐसे करना चाहिए, लेकिन जब हम करते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, उससे हमें कुछ हानि या फिर लाभ होता है, उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था में अच्छा होना या बुरा होना। अर्थशास्त्र एक थ्योरी टर्म है, अर्थव्यवस्था एक प्रैक्टिकल टर्म है, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हो सकता है आपको समझ आया होगा कि रोजगार के घटने से या रोजगार का स्तर खत्म होने से हमारी अर्थशास्त्र चेंज नहीं हुई है, हमारी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा डिफर हुआ है, अर्थव्यवस्था चेंज हुई है। जो लोग 10,000 कमा रहे थे, आज वो 8,000 या 5,000 रुपये कमाने के लिए मजबूर हैं। इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में चेंज आएगा। लोगों की आर्थिक क्रियाएं चेंज हुई है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का लेवल गिरेगा। इससे अर्थशास्त्र में चेंज नहीं आएगा। अर्थशास्त्र तो एक थ्योरी टर्म है, इसमें हम थोड़ी पढ़ेंगे, वो तो सिर्फ एक रूल बताएगा। उस रूल में क्या चेंज आएगा कि मैं यहाँ पे रोजगार का स्तर गया तो उस रूल में क्या चेंज आएगा? उस रूल को कैसे इम्प्लीमेंट किया और कैसे चीज़ें बदली, वो अर्थव्यवस्था का पार्ट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म।
ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि ये सब्जेक्ट 11th और 12th दोनों में है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र 11th में बुक है, हालांकि पहले 12th में रहा करती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले चेंज हो गया था, 2-3 साल पहले लगभग। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र 11th में है, समष्टि अर्थशास्त्र 12th में है। और हमने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने अर्थव्यवस्था का पढ़ा है सब कुछ। तो हमें ये ब्रीफ आइडिया लग गया कि क्या हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। हालांकि एक तीसरा सब्जेक्ट सांख्यिकी आ जाता है, और इसमें एक थ्योरी भी है जिसमें हम भारत के अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के आगे पीछे घूमता है, इन्हीं सारी चीज़ों के आगे पीछे घूमता है, कुछ अलग नहीं हम पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो शुक्रिया, अगर कुछ नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं, या फिर आपके प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में कभी ब्रीफली सॉल्व कर दूं ताकि कोई प्रॉब्लम रह ना जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल है NCERT क्लासेस, अगर आप वहाँ जुड़ते हैं तो आपको लाभकारी होगा। क्यों लाभकारी होगा? क्योंकि हम वहाँ पे क्विज़ रखते हैं, जब भी हम जो भी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसको उसमें क्विज़ में रिवाइज करते हैं ताकि आप भूलें ना। रेगुलर क्विज़ रहता है कहीं ना कहीं, और नोट्स भी हम वहीं पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए लिखे हुए PDF, तो आप वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं ख़त्म। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें।